हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग फिर से एक सीक्वेंस लेकर आ रहे हैं, जो हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड में पूरा सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। और उसी सीरीज में आज उसी सिलसिले में हम लोग आज क्लास 12 का बिजनेस स्टडी देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ क्लास 11, क्लास 12 और BCom, MCom सारे क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमारा एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। उसको आप इंस्टॉल करके आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास आना पड़ेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। आज हम लोग जो सीरीज़ शुरू किए हैं कि जितने झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 11 और क्लास 12 के क्वेश्चन पूछे गए और यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए, उनका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग 11 का वीडियो लेकर आए थे, आज हम लोग 12 का वीडियो लेकर आ रहे हैं। 12 का हम लोग आज बिजनेस स्टडी का वीडियो लेकर आ रहे हैं। और जो एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था, नहीं, इसका मतलब है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जस्ट पहले, उस एग्जामिनेशन का टर्म 1 का क्वेश्चन ये है। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव हुआ था, 12th में भी डिसाइड हुआ है। 12th में हालांकि टर्म 1, टर्म 2 2023 के एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन एक साथ जब एग्ज़ाम होगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था टर्म 1 के अंदर, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि क्या आंसर सही होना चाहिए। तो अगर इससे हम तैयारी करेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है मार्क्स लाने का, एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है रिज़ल्ट अच्छा करने का। तो चलते हैं, फिर से देखिए, ये हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुआ था 2022 के अंदर, टर्म 1 का MCQ टाइप का बिजनेस स्टडी, उसका आंसर है। बिजनेस स्टडी कंपलसरी पेपर है, यानी सारे बच्चों को पढ़ना है जिनका कॉमर्स है। 1 घंटा 30 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग था। 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन एक मार्क्स के थे, तो 40 नंबर आता है। जनरल इंस्ट्रक्शन हर वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि जो OMR सीट आपको भरने के लिए दिया जाता है, उसको केयरफुली पढ़ें, सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि एक भी गलती अगर OMR सीट में होती है तो OMR सीट चेक नहीं होगा, और जब चेक नहीं होगा तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग दिखेगा और आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए OMR सीट को बहुत सावधानी से भरना है। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो आप सावधानी से पढ़ें। और आपको क्या करना है, OMR सीट को एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होंगे उनको जमा करना है और क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेकर जाना है। यही इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस। ट्रेनिंग कौन सा प्रोसेस है? प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। करेंट प्रोसेस है, चालू, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, ऑल ऑफ दिस, सॉरी नन ऑफ दिस। तो अगर देखा जाए ट्रेनिंग को, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है? प्रशिक्षण क्या होना चाहिए? एक बार करके छोड़ देना चाहिए। ट्रेनिंग का काम एक बार करके छोड़ देना, किसी पर्सन को एक बार ट्रेन कर दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, तो क्या लगता है वो इम्प्रूव हो पाएगा? तो बोलता है कि एम्प्लॉई के इम्प्रूवमेंट के लिए, कर्मचारी के विकास के लिए प्रशिक्षण बार बार होना चाहिए। तो बार बार होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए। एक व्यक्ति को एक बार बताइए, एक आर्मी के जवान को एक बार ट्रेनिंग दे दीजिए और फिर दोबारा नहीं दीजिएगा, तो नया जब वेपन आएगा, नया जो हथियार उसके हाथ में आएगा, वो चलाएगा कैसे? तो बोला जाता है बार बार ट्रेनिंग देते रहिए। ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, याद रखना है बच्चों, ट्रेनिंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। किसकी प्रकृति में प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व लागू होता है? पहला ऑप्शन है क्रेता सावधानी का नियम, दूसरा ऑप्शन है विक्रेता सावधानी का नियम, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है वो दोनों में, यानी क्रेता को भी सावधान रहना चाहिए और विक्रेता को भी सावधान रहना चाहिए। ये दोनों के नियम में अप्लाई होता है। इसीलिए क्रेता सावधानी का नियम में भी प्रबंध का सिद्धांत उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व अप्लाई होता है, और विक्रेता सावधानी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेचते समय एक विक्रेता को सावधान रहना चाहिए। और ये बताता है खरीदते समय एक क्रेता को सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपनी वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। तो क्रेता को भी सावधान रहना चाहिए, विक्रेता को भी सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व में दोनों आता है, तो दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज़ द प्राइमरी आर्ट ऑफ। बोलता है किसी व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं, किसका पहला कर्तव्य? बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया जा रहा है तो ये किसका प्रमुख कला है?
किसके अंदर जो है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी होता है, यानी कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आप पढ़े हैं असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार अंतरण, अधिकार सौंपना। तो किसके अंदर अधिकार सौंपना पढ़े हैं, डायरेक्शन के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सही आंसर ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें आप एक टॉपिक पढ़े होंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का अंतरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ेंगे, अधिकार का अंतरण। और यही टॉपिक पूछ रहा है कि अधिकार अंतरण किससे रिलेटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक पढ़े थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, याद रखना है, यहाँ संगठन होगा। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, अनौपचारिक संगठन बनता है, तो वैसे संगठन के केस में क्या होगा। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ता क्या होती है, अथॉरिटी क्या होता है, एक व्यक्ति पास होता है, सेंट्रलाइज होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक होता है। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है और कुछ में ये होता है, यानी कहीं डिसेंट्रलाइज रहता है और कहीं पे सेंट्रलाइज रहता है अथॉरिटी। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन में एक आदमी के पास अधिकार नहीं रहता। अनौपचारिक संगठन मतलब बहुत सारे लोगों का समूह बन गया जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत भीड़ एकत्रित हो गया जिसका कोई उद्देश्य नहीं, सब चिल्ला रहा है। अब ऐसा कब होता है, तो सामाजिक कार्यों के लिए होता है, आपसी संबंधों के कारण होता है। हो सकता है आपके गांव में किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, तो सब जाम लगा दिया, पूरा हंगामा कर रहा है, तो उसमें सबके पास बराबर पावर रहता है, कोई नेता नहीं होता है, इसका कोई लीडर नहीं होता है। तो यहाँ बोलता है सबके पास समान अधिकार होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े होंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोग को एक प्रिंसिपल पढ़ना था, डिवीजन ऑफ वर्क। बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इसमें से किस पर लागू होता है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कार्य का बंटवारा, कार्य का बंटवारा का सिद्धांत किस पर लागू होता है, कार्य का बंटवारा का सिद्धांत किस पर लागू होता है, कौन सा सिद्धांत। देखिए बोलता है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल टास्क, काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट देना। लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेबर को बांट देना। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग द जॉब्स, रिसोर्सेज संसाधन को बांट देना है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा कि कैसे बांटना है। तो बोलता है क्या है कि वर्कर के बीच में काम को बांट देना, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टास्क, इसका सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ क्या ध्यान दीजिए, लिखा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम का बंटवारा। तो काम का बंटवारा किसके बीच में, तो बोलता है काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दीजिए। यानी कोई अगर बड़ा काम है कि 1000 पीस बनाना है, तो इसको छोटे छोटे टास्क में बांट के 1000 पीस आप बनवा लीजिए। इसको बोल दीजिए कि भाई आप 5 वर्कर हैं तो एक आदमी को 200 पीस बनाना है, 200 पीस एक आदमी बनाएगा, 200 पीस एक आदमी बनाएगा। अब 200 पीस महीने भर में बनाना है, तो भैया एक दिन में आपको मान लीजिए 5 पीस बनाना है, 5 नहीं 8 पीस बनाना है, 8 या 24 हो जाएगा, 30 दिन में आपका 200 पीस बन जाएगा। तो आप छोटे छोटे काम में बांटेंगे तभी आपका काम पूरा होगा। तो यही यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, ताकि काम आसानी से पूरा किया जा सके। यही है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना। 6 बोलता है कि ... इज ए मेंटल प्रोसेस। बताओ इसमें से कौन ऐसा काम है जिसमें दिमाग लगता है, ज़्यादा दिमाग लगता है। मार्केटिंग में दिमाग लगता है, प्रोडक्शन में दिमाग लगता है। दिमाग तो सब में चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में लगता है, मैनेजमेंट में दिमाग लगता है या नन ऑफ दी। तो देखिए अगर सही से देखा जाए तो मैनेजमेंट में दिमाग लगता है। यहाँ पे मैनेजमेंट में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है कि दिमाग ही लगाना पड़ेगा। मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो मैनेजमेंट इसका सही जवाब होगा कि मैनेजमेंट में आपका सबसे ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक क्रिया है, मन से काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमागी तौर पर लोग थकते हैं। तो मैनेजमेंट जो है मानसिक प्रक्रिया है। 7वें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहला करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशन नहीं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले यही करेंगे, काम को पहचानेंगे और उसका बंटवारा करेंगे, काम को पहचानेंगे और उसका बंटवारा करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों को
यही काम करना है, काम का बंटवारा और उसका पहचान, ताकि ये जान पाए कि कौन व्यक्ति किस काम को करने के लायक है, कौन व्यक्ति किस काम को कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसके अंदर नियोजन की समस्या क्या, नियोजन की सीमाएं क्या है। तो देखिए नियोजन का सीमाएं सबसे पहले एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला बोलता है प्लानिंग इज जनरली बायस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। नियोजन जो है एक तरफा होता है और समय ज़्यादा लेता है, बिल्कुल ये सही बात है। नियोजन जो है एक तरफा होता है, बायस्ड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेड होता है, तो ये डिमेरिट नहीं ना है, ये तो मेरिट हो गया। और यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो ये तो मेरिट हो गया। प्लानिंग इनेबल्स अस टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ये भी मेरिट है, ये भी लाभ है। प्लानिंग इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ये भी लाभ है। तो इसका मतलब पहला वाला नुकसान है, तो ये है डिमेरिट, फर्स्ट डिमेरिट है प्लानिंग का। यानी प्लानिंग के अंदर बोला जाता है कि प्लानिंग जो है, नियोजन जो है समय भी ज़्यादा लेता है। नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण होता है और समय खपत करने वाला होता है, यानी दोनों काम होता है इसमें, पक्षपात वाला भी बात होती है और समय भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ चलते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। टेलर और फ्यूल के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो पहला बोलता है फ्यूल वाज अ माइनिंग इंजीनियर, ये तो सही है, फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे और टेलर क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। आप पढ़ेंगे अगर फ्यूल और टेलर के बारे में तो देखेंगे कि फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे और टेलर जो है मैकेनिकल इंजीनियर थे, बिल्कुल सही है। फ्यूल्स प्रिंसिपल आर अप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन एंड टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, नो, यही गलत है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फ्यूल का प्रिंसिपल जो है वो स्पेशल कंडीशन में नहीं, फ्यूल का प्रिंसिपल कहीं भी अप्लाई होता है, ये गलत लिखा हुआ है। फ्यूल का प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेशन है और टेलर का प्रिंसिपल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में अप्लाई होता है। नहीं, टेलर का प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फ्यूल का प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। तो ये बात गलत है, बाकी नीचे सही होगा, क्योंकि सिर्फ पूछ रहा है कि डिमेरिट क्या है, कौन सा गलत है। तो ये याद रखना है कि फ्यूल का जो प्रिंसिपल है वो हर जगह लागू होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है ये। और जो टेलर का प्रिंसिपल है वो स्पेशलाइज्ड कंडीशन में लगता है, कुछ स्पेशल जगह पे लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना है अपना। यही बात यहाँ लिखा हुआ था हिंदी में। अब चलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्स अंडर मैनेजमेंट। बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से मैनेजमेंट में आते हैं, किस तरह के मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम लोग लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में आएगा, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में या लोअर लेवल में। बोलता है संचालक मंडल प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। किस तरह के प्रबंध में आते हैं, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से लेवल में होता है, टॉप लेवल, हिंदी में अगर बोले तो उच्च स्तरीय होता है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इसमें से भारार्पण का कौन सा महत्व नहीं है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सीनियर टू जूनियर। सीनियर क्या करता है, अपना काम का लोड कम करने के लिए अपने कुछ पावर को जूनियर को दे देता है, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारार्पण। तो मान लीजिए ऊपर वाला हम अपने अधिकार को कुछ नीचे वाले को दे देते हैं, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ही पूछ रहा है नहीं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इसमें से डेलीगेशन का फ़ायदा कौन नहीं है। तो पहला बोलता है मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यह है, क्योंकि अगर हम अपने जूनियर को काम देंगे तो उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन बनेगा। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव बर्डन, टॉप लेवल मतलब उच्च अधिकारियों का जो काम है उसको कम करना देना, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, देखिए यही झारखंड बोर्ड का सत्यानाश है। यहाँ लिखा है रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव बर्डन और यहाँ लिखा है अधीनस्थों के मनोबल में कमी। ये झारखंड बोर्ड हर बार हर क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में गलत लिखता है, बहुत गलती है। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव बर्डन का मतलब होता है कि जो उच्च अधिकारी हैं उनके कार्यभार में कमी, और ये लिख दिया गलत। अच्छा सॉरी, ये 2 का इधर है, प्रशासनिक भार में कमी। तीसरा है डिक्रीज इन द मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अपने से नीचे वाले का मोरल घटाना है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इम्पोर्टेंट कौन नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। तो तीसरा, हम वर्कर का कॉन्फिडेंस नहीं घटाना चाहते, हम ये बाकी सब फ़ायदा है, हम ये करना चाहते, ये करना चाहते, ये करना चाहते, वर्कर का कॉन्फिडेंस घटाना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि डेलीगेशन के अंदर नीचे वाले जूनियर्स का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़े।
चलिए पूछ रहा है कि द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर का जो बुक आया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो कब बुक आया था, कब छपा था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का बुक कब छपा था? कौन से साल में साइंटिफिक मैनेजमेंट का बुक पब्लिश हुआ था? कौन कौन सा ईयर दिया? 1903, 1911, 1856 और 1914। कौन से साल में छपा था FW टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, ये बुक कब छपा था? तो याद रखना 1911 में छपा था। कब छपा था? 1911 में छपा था ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला बुक। उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इसमें से कौन सा ट्रेनिंग का महत्व नहीं है, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सा ऐसा है? तो बोलता है ट्रेनिंग होने से क्या फ़ायदा होगा? तो बोलता है नोट, मतलब कौन सा इसमें ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं है? तो भाई इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर ट्रेनिंग देंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, सही है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी होगा। उसके बाद इंक्रीज इन एक्सीडेंट, बताइए ट्रेनिंग देने से एक्सीडेंट बढ़ेगा क्या? नहीं ना, तो यही गलत है। ट्रेनिंग देने से एक्सीडेंट घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो दुर्घटना में वृद्धि, ये गलत बात होगा। ट्रेनिंग अगर हम देंगे अपने वर्कर को तो दुर्घटना में कमी आ जाएगी। दुर्घटना में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ करेक्ट, कौन सा सही है? आप सब लोग पढ़ चुके हैं। बोला रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो देखिए अगर सही से देखेंगे तो फर्स्ट वाला सही है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब सीक्वेंस गलत है। सबसे पहले भर्ती, फिर चयन, फिर प्रशिक्षण, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 15 में बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर आर, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट लगेगा तो वर्कर का वर्किंग आवर घटेगा या बढ़ेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लागू होने से वर्कर का वर्किंग आवर घटा या बढ़ा? तो बोला घटा, वर्किंग आवर को कम कर दिया गया, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर के पीछे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो वर्कर का जो वर्किंग आवर है उसको घटा दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। आगे बोलता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ पोजीशन इन विच अथॉरिटी आर इंक्रीज्ड इन कॉल, अगर किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह बैठा रहे, मतलब यहाँ से दूसरे जगह भेज रहे हैं, लेकिन उसके अधिकारों को बढ़ा दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब सोचिए कि यहाँ के एसपी थे, उसको दूसरे जगह के एसपी नहीं बनाया गया, दूसरे जगह उससे बड़े पोस्ट पर भेजा गया, तो उसको क्या बोलते हैं? तो एक अधिकारी को अगर दूसरे जगह पे बड़े पोस्ट पर यानी उससे ऊपर वाले पोस्ट पर भेजा जाता है तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। आप लोग सब जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। तो प्रमोशन सही आंसर होगा। अगर किसी व्यक्ति को उससे उच्च पद पर भेज रहे हैं तो उसको प्रमोशन बोलते हैं, पदोन्नति हिंदी में बोलते हैं, पदोन्नति हुआ है। 17 नंबर बोलता है डॉट 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 डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉई, कौन है? कर्मचारी को स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कर्मचारियों के स्वेच्छा पर निर्भर करता है? कौन सा संगठन में कि उसकी मर्जी पर है कि वो चाहेगा तो आ भी सकता है और चाहेगा तो नहीं भी आ सकता, अपनी इच्छा पर। तो याद रखिएगा फॉर्मल में तो ऐसा होगा नहीं, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा कि कर्मचारी चाहे तो कर भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा। स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल संगठन के अंदर ही स्टाफिंग होता है। दूसरा क्या बोलता है? फंक्शन ऑफ एम्प्लॉई मैनेजमेंट, ये बिल्कुल एम्प्लॉय मतलब पर्सनल मैनेजमेंट का काम है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही हुआ, यानी स्टाफिंग सब होता है। प्रबंध का एक कार्य भी है, संगठन का एक भाग भी है और कर्मचारी प्रबंध का भी एक काम है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। यहाँ हिंदी लिखा है, नियुक्तिकरण क्या है? इनमें से सभी। 19 नंबर चलते हैं। टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज़ नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड विथ, बताइए। बोल रहा है कि अगर डेलीगेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है, अगर डेलीगेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अधिकार के साथ साथ उसको क्या दिया जाए? उत्तरदायित्व दिया जाए। तो बोलता है कि अगर आप अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व सब साथ चलेगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपका डेलीगेशन अच्छा माना जाएगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, ट्रेनिंग के कितने मेथड्स है बताइए? ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं?
तो ट्रेनिंग के जॉब रोटेशन मेथड भी आपको पढ़ाया गया है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पढ़ाएगा, ऑन द जॉब पढ़ाएगा, ऑल ऑफ दी। तो ऑल ऑफ जी सारे मेथड है ट्रेनिंग के, ये सारा ट्रेनिंग का ही मेथड है, प्रशिक्षण की ही विधियाँ हैं सारा। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है? तो आप सब पढ़ें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, तीनों तो होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सब होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही स्टाफिंग आता है, इसलिए सब आता है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ डॉट 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 टू सबऑर्डिनेट्स। अधिकार अंतरण का मतलब क्या है? आप अपने जूनियर को क्या देना चाहते हैं? तो आप अपने जूनियर को अकाउंटेबिलिटी देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, वर्क देना चाहते हैं, या वर्क रिलेटेड अथॉरिटी देना चाहते हैं? तो वर्क रिलेटेड अथॉरिटी देना। हम काम या काम से संबंधित अधिकार देना, सब अधिकार नहीं दे देंगे, एक काम देंगे, उस काम से संबंधित जो भी अधिकार होगा वो हम आपको देंगे। सिर्फ वर्क एंड वर्क रिलेटेड, ऐसा नहीं कि सारा पावर तुम ले लो तो भाई हमको कंगाल कर देगा, सब पावर नहीं देना है। 23 नंबर बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। विकास का क्या उद्देश्य है? क्यों विकास करने के पीछे ध्यान दिया जाता है? हर वर्कर का हम चाहते हैं कि मेरा वर्कर जो है डेवलप हो, तो भाई वर्कर का डेवलपमेंट के पीछे आपका क्या ख्याल है? क्यों वर्कर को डेवलप करना पड़ता है? क्योंकि उसका ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं विकास करने के लिए। कर्मचारी का विकास करने के लिए क्या करना होगा? उसका ज्ञान बढ़ाना होगा, या बेटर परफॉर्मेंस, उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करना होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, उसको आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन का मतलब समझते हो, उसके पदोन्नति के का अवसर देना होगा कि तुम भाई ट्रेनिंग लेके तुम आगे बढ़ सकते हो, तुमको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग के तीनों फायदे हैं, डेवलपमेंट के तीनों फायदे हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। सब का सब ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, विकास का उद्देश्य तीनों का तीनों। उसके नीचे क्या है? एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाई। अच्छा, इंटरप्राइज में किसी भी उपक्रम में संगठन कौन बनाता है? संगठन की स्थापना कौन करता है बताइए? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें संगठन की स्थापना कौन करता है? कौन बनाएगा संगठन? टॉप लेवल बनाएगा, मिडिल लेवल बनाएगा, या लोअर लेवल बनाएगा? तो याद रखना है, किसी भी जगह पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है संगठन को तैयार करना, संगठन को बनाना। आगे प्लानिंग इन्वॉल्व। प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है? नियोजन के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, नियोजन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? व्हाट टू डू, क्या करना है ये भी पढ़ते हैं, कैसे करना है, कौन कौन करेगा, इनमें से सभी। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है? सब होता है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग इसके अंदर लेते हैं, प्लानिंग के अंदर, नियोजन के अंदर लेते हैं। 26 बोलता है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के कितने कार्य होते हैं? तो मैनेजमेंट के, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के कितने काम होते हैं? 4 काम होते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के कितने काम होते हैं? 4 काम होते हैं। और कुंट एवं ओडोनेल के अनुसार 5 काम होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जॉर्ज आर टेरी के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। आगे बोलता है प्लानिंग इज़ द, कौन सा मैनेजमेंट का काम जो है उसमें सबसे पहले कौन करते हैं? तो मैनेजमेंट काम का सबसे पहला चीज़ ही प्लानिंग होता है। तो बोलता है प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का पहला काम है नियोजन। दूसरा बोलता है मैनेजमेंट इन इंडिया इज़, भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का क्या ज़रूरत है? मैनेजमेंट ज़रूरी है या नहीं? तो बोलता है भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट नेसेसरी है, क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में ना, अभी धीरे धीरे अब डेवलप कर रहे हैं, तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट नेसेसरी है, अनिवार्य है। भारत में प्रबंध क्या है? आवश्यक है। उसके बाद वह बोलता है वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। अच्छा, पुराना जो मैनेजमेंट था उसमें वर्कर को हम ज़्यादा पैसा देते थे, सैलरी में कम देते थे, तो कम देते थे। पहले सोचते थे सस्ता मजदूर मिलेगा, लेकिन अभी क्या बोलता है? मॉडर्न मैनेजमेंट बोलता है कि वर्कर को ज़्यादा पैसा दो, क्योंकि जिसको ज़्यादा दोगे ना वो अच्छा वर्कर आपके पास आएगा, और सस्ता में सबसे ख़राब वर्कर आपके पास आएगा। तो पुराने ज़माने में बोला जाता था कि मजदूर को सबसे कम मजदूरी दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कैसे बनता होगा? सोचिए, प्रबंध के जितने सिद्धांत इस दुनिया में आए हैं अभी तक, वो लैब में बनता होगा। सर ये साइंस के प्रिंसिपल बनते हैं लैब में, H2O इक्वल टू वाटर, ये सब बनता है जाके लेबोरेटरी में। एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर ये नहीं बनता, ये बनता है देखो एक्सपेरिमेंटेशन से। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट से प्रिंसिपल बनता है। तो सही आंसर 2 है कि जितने प्रबंध के सिद्धांत बने हैं वो प्रबंध मैनेजमेंट क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है कि वर्कर क्या सोचता है, उसका माइंडसेट कैसा है, तो वो प्रिंसिपल बनाता है। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट बनाता है। किस तरह से बनाता है? तो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस द्वारा हमारे देश में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स
बनाए जाते हैं, यानी प्रबंध के सिद्धांत उनके एक्सपीरियंस के द्वारा बनाए जाते हैं। 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें से कौन है जहाँ से हम लोग बाहर से वर्कर को लाते हैं? ट्रांसफ़र में तो अंदर से ही लाएंगे, प्रमोशन में भी अंदर से लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सर्विस एक्सटेंशन, तो ये सब इंटरनल है, आप लोग पढ़े होंगे, इंटरनल पार्ट है ये सब, ये कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं, ये होते हैं बाहर वाले लोग, ये क्या होते हैं? बाहर वाले लोग होते हैं। अब बोलता है मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड, मैनेजमेंट खुद एक्सपेंड हो जाता है, खुद बड़ा हो जाता है, किस में? डेलीगेशन के कारण, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण, थ्रू सेंट्रलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दिस। बोलता है प्रबंध का स्वतः विस्तार हो जाता है जिस दिन आप अपने बिजनेस में कौन सा ऐसा काम करेंगे जहाँ पे मैनेजमेंट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन के कारण होता है। अगर आप मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट जो है वो बड़ा हो जाता है, मैनेजमेंट का टीम बड़ा हो जाता है। एक पहले अकेले आप अधिकार आपके पास था निर्णय लेने का, अब 10-15 लोगों को निर्णय लेने का अधिकार, तो जितने लोग फैलते जाएंगे मैनेजमेंट का उतना ही स्कोप बढ़ता चला जाएगा। अब बोल रहा था फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, अगर चाहते हैं कि अपने यहाँ अच्छे से डायरेक्शन दे, वर्कर को सही से मोटिवेट कर, सही से निर्देशित करें, तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर आप अपने वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आपके लिए डायरेक्शन अगर करना है तो समझिए मोटिवेशन नेसेसरी है, तभी आप डायरेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। यानी अच्छे से डायरेक्शन करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जिसमें से अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकते, हमको अधिकार नहीं देना चाहिए किसी चीज़ को, कौन सा ऐसा काम है जिससे रिलेटेड कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, तो गोपनीय सेक्रेट काम। अब कोई छिपा हुआ काम है उसका अधिकार दूसरे को क्यों देंगे? दूसरे को देंगे तो छिपा हुआ रहेगा, वो तो खुल जाएगा, उजागर हो जाएगा। अब हम कोई छिपा के कोई काम कर रहे हैं, हिडन काम कर रहे हैं, सीक्रेट काम कर रहे हैं, तो उसका अधिकार हम किसी को नहीं देते, बोलते वो मेरे पास रहेगा। बाकी सारे अधिकार लोगों तक चले जाते हैं, तो बाकी सारे अधिकार चले जाएंगे लेकिन ये अधिकार नहीं जाएंगे। आगे बोलता है 35 में, पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ, बताइए किसी बिजनेस का नीति कौन निर्धारित करेगा? किसी बिजनेस की नीतियाँ कौन निर्धारित कर देगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल? तो चपरासी तो नहीं डिसाइड करेगा कि उसका मैनेजमेंट बिजनेस का क्या उद्देश्य है, मिडिल लेवल भी डिसाइड नहीं करेगा, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल। अब पॉलिसी बनानी है कि बिजनेस हम कैसे चलाएंगे, तो चपरासी डिसाइड करेगा, वो टॉप लेवल डिसाइड करेगा। आगे बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? देखिए तो प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? यूनिवर्सल हैं, एब्सोल्यूट हैं, फ्लेक्सिबल है या बिहेवियरल है? प्रबंध के सिद्धांत क्या माने जाते हैं? प्रबंध के सिद्धांत क्या माने जाएंगे? बोलता है कि प्रिंसिपल जो है वो क्या कर माना जाता है? तो एब्सोल्यूट माना जाता है, संपूर्ण माना जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, क्या नहीं है मैनेजमेंट में? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सिद्धांत संपूर्ण दे दे। सिद्धांत समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसलिए संपूर्ण नहीं है, इसमें बदलाव का जरूरत है, इसमें चेंजेज होने चाहिए। इसलिए लिखा है कि एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता, इसको संपूर्ण नहीं माना जा सकता, इसमें समय समय पर बदलाव होते रहता है। इसलिए बोला जाना कि नहीं ये संपूर्ण है, इसके बाद कुछ नहीं प्रिंसिपल बनेगा, कोई मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं बनेगा, गलत बात है। आगे बोलता है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, कर्मचारियों को प्रशिक्षण क्या लगता है देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अनिवार्य है या ऑप्शनल है? तो नेसेसरी है, कर्मचारी को प्रशिक्षण दीजिए, अनिवार्य है। बिना प्रशिक्षण का कोई कर्मचारी अच्छा नहीं हो सकता। आगे बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? कला है, विज्ञान है या दोनों है? तो आप सब जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, दोनों है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, दोनों है, कला भी और विज्ञान भी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। बोला है कि 39 नंबर में कि विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस के सबसे लास्ट में क्या करते हैं? तो प्लानिंग प्रोसेस के सबसे लास्ट में करते हैं फॉलोअप करना। देखो सबसे लास्ट करते हैं फॉलोअप करना, ये सबसे लास्ट, अनुवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम प्लान बना के किसी को दिए, समझा दिए और काम करने के लिए लगा दिए कि काम करिए, तो सबसे लास्ट में हम उसको फॉलो करेंगे ना, देखेंगे ना कि मेरे प्लान के अनुसार वो लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप होता है फॉलोअप करना। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, प्लानिंग किसके लिए होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये कोई भी बच्चा बता सकता है, ये तो बहुत ही आसान है। प्लानिंग किसके लिए होगा? जब भी होगा तो प्लान जब भी बनता है तो पीछे के लिए, जो बीत गया उसके लिए नहीं बनता। हाँ एक बात ध्यान देना है, प्लान बनता है पास्ट के आधार पर, पास्ट के आधार पर,
लेकिन बनता किसके लिए? फ्यूचर के लिए बनता है। तो ये होता है प्लानिंग किसके लिए बनता है? फ्यूचर के लिए। लेकिन पूछा जाएगा किसके आधार पर बनता है? प्लानिंग किसके बेस पर बनता है? तो पास्ट के बेस पर बनता है। यानी प्लानिंग बनता है पास्ट के बेस पर, लेकिन बनता किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो ये हम लोगों की कड़ी खत्म होगी बिजनेस स्टडी की। इसी तरह से हम लोग बाकी सब्जेक्ट का भी लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।